हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम 7th लेक्चर की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आज के एमसीक्यूज़ क्वेश्चन जो हैं वो हिंदी मीडियम में रहेंगे। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इंग्लिश मीडियम में भी जो वर्ड डिस्कस करने चाहिए वो मैं वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है तो वह कहलाएगा। ऑप्शंस हैं प्रतिभाशाली, सृजनशील, मंदबुद्धि, जड़ बुद्धि। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर जो है आपको बताना है। यहाँ पे आपको आईक्यू की वैल्यू नहीं पूछी हुई है, बट आपको आईक्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप बता सकेंगे कि उस बालक को क्या कहा जाएगा। तो आईक्यू का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। आईक्यू का फॉर्मूला होता है मेंटल एज मीन्स मानसिक आयु अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो मानसिक आयु है यहाँ पे 14 अपॉन 10 इंटू 100। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आई क्यू की आ जाएगी 140। आई क्यू जो है हमारे पास आया है 140। अब इसी की वैल्यू पे हम पता लगाएंगे कि उस बालक को क्या कहा जाएगा। अब जो आपको टेबल फॉलो करना है वो आप टेबल यूज़ कर सकते हैं, या तो विलियम स्टर्न का या फिर आप टर्मन का टेबल यूज़ कर सकते हैं आईक्यू लेवल के लिए, क्योंकि इन दोनों की टेबल जो है वो सेम ही है। तो चलिए पहले टेबल को देख लेते हैं और उसी के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आप टेबल देख सकते हैं, इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक उन्हें कहा जाता है जिनका आईक्यू लेवल जो है 140 या उस 140 से ज़्यादा हो। दूसरे नंबर पे आते हैं श्रेष्ठ बालक, और आईक्यू लेवल होता है 120 से 130 के बीच में। जो औसत से अधिक लेवल के बालक होते हैं उनका आईक्यू होगा 110 टू 120, और सामान्य बालक जो एवरेज होते हैं उनका आईक्यू लेवल होता है 90 टू 110। मंद बुद्धि बालक आते हैं इसके बाद, आईक्यू लेवल 80 टू 90 के बीच इनका होता है। मंद बुद्धि बालकों के बाद आते हैं मद बुद्धि बालक, और इनका आईक्यू लेवल 70 टू 80 के बीच होता है। ये लेवल आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे किस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। मूर्ख बालक जो होते हैं उनका आईक्यू लेवल 50 से 70 के बीच होता है। मूढ़ बुद्धि बालक, इनका आईक्यू लेवल होता है 25 टू 50 के बीच। और सबसे लास्ट में जो आते हैं वो आते हैं जड़ बुद्धि बालक, और इनका आईक्यू लेवल जो है 25 से कम होता है। हमारा आंसर आया है 140, और उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि बालक को प्रतिभाशाली कहा जाएगा। तो हम देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं, और करेक्ट ऑप्शंस जो हैं वो हम टिक करेंगे। यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, प्रतिभाशाली बालक। 10 वर्षीय बालक की अगर मानसिक आयु 14 वर्ष है तो उसे प्रतिभाशाली कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान अध्ययन करता है। ऑप्शंस है केवल मानव का, केवल पशुओं का, केवल प्रकृति का, और डी ऑप्शन है प्राणियों का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, मनोविज्ञान जो है वो प्राणियों का अध्ययन करता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे आप, केवल मानव का जो है ये अध्ययन नहीं करते हैं। तो ए ऑप्शन कभी भी आपने टिक नहीं करना है। प्राणियों का अध्ययन जो है वो मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। प्राणियों में मानव और पशु दोनों आ जाते हैं। मनोविज्ञान प्राणियों का अध्ययन करता है, इस कथन की आलोचना भी की गई थी। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये भी बन सकता है कि इसकी आलोचना जो है वो किसके द्वारा की गई। तो इस कथन की आलोचना जो है वो गेस्टोल्ट वादियों के द्वारा की गई थी, क्योंकि उनका मानना था ज्ञान अर्जित करने का हक जो है वो केवल मनुष्यों का है, और यहाँ पे पशुओं का नाम जो है वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ इसकी आलोचना जो है वो गेस्टोल्ट वादियों के द्वारा की गई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधित सिद्धांत है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि से संबंधित सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को क्या कहते हैं। ऑप्शंस है एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, और डी ऑप्शन है त्रिआयामी सिद्धांत। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुतत्व सिद्धांत। बहुतत्व सिद्धांत मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी इंटेलिजेंस की। अदर ऑप्शंस को अगर डिस्कस करें तो एक तत्व सिद्धांत जो है वो दिया गया था अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा, और द्वितत्व सिद्धांत जो है वो दिया था स्पीयरमैन ने। और स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस के दो तत्व होते हैं, कौन कौन से, सामान्य और विशिष्ट, जिसे कि हम इंग्लिश में जनरल एंड स्पेसिफिक कहते हैं। जी एंड एस जो है वो 2 फैक्टर इंटेलिजेंस के किसने दिए थे, स्पीयरमैन ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार का सीधा संबंध है। व्यवहार का सीधा संबंध किससे होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है अनुभूतियों से, मानसिक क्रिया से, मस्तिष्क से,
और डी ऑप्शन है व्यक्तित्व से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अनुभूतियों से। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि व्यवहार का संबंध जो है वो किस तरह से अनुभूतियों से होता है। मनोवैज्ञानिक शब्द की अगर बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो है यूनानी भाषा से हुई है और दो शब्दों से मिलकर ये बना है। कौन कौन से ये दो शब्द हैं? मन और विज्ञान। अगर मन की बात की जाए तो मन जो है मस्तिष्क का अमूर्त भाग होता है और इसमें हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से जो भी हमारी नॉलेज कलेक्ट हुई होती है वो स्टोर होती है। हमारी इन्हीं पास्ट नॉलेज को क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी में अनुभूतियाँ कहा जाता है। और अनुभूतियों के आधार पे ही हम क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। इसीलिए व्यवहार जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है अनुभूतियों से। यहाँ पे एक और लाइन आपको याद रखनी है कि अनुभूतियों को व्यवहार तक लाने की जो क्रिया होती है, अनुभूतियाँ किस तरह से हमारा व्यवहार बनती हैं, उस क्रिया को मानसिक क्रिया कहा जाता है। तो ये क्रिया भी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि अनुभूतियों को व्यवहार तक लाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो उसे मानसिक क्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बाल विकास अध्ययन में सबसे पहले शिशु पाठशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहले शिशु पाठशाला की स्थापना जो है वो कोमेनियस के द्वारा की गई थी। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। कोमेनियस ये एक यूरोपियन विशेषज्ञ थे और इन्हीं ने सबसे पहले शिशु पाठशाला की स्थापना की थी। और जो चित्र बेसिस पे अध्ययन होता है वो भी इन्होंने ही फर्स्ट टाइम जो है वो स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोविज्ञानी के अनुसार मनोविज्ञान का जनक अरस्तु ना होकर प्लेटो है? मनोविज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु को माना जाता है, पर कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जो अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक ना मान के प्लेटो को मनोविज्ञान का जनक मानता है? तो वो मनोवैज्ञानिक हैं कॉलसैनिक। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 0 से 25 बुद्धिलब्धि को कहते हैं। 0 से 25 जिसका IQ लेवल होता है उन्हें क्या कहा जाता है? मूर्ख बालक, जड़ बालक, पिछड़े बालक या फिर मंदबुद्धि बालक? तो देखिए, हमने जब चार्ट देखा था, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, उस चार्ट को आप दोबारा देख सकते हैं। जिनका IQ लेवल 25 से कम था और सबसे लास्ट में वही बालक थे और उन्हें कहा जाता है जड़ बालक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उस टेबल को मैं दोबारा से रिवाइज नहीं करूँगी क्योंकि वो पहले ही मैंने डिटेल में आपको बता दिए हैं। आप चाहे वीडियो को पीछे करके वो टेबल दोबारा देख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए और वो लेवल्स जो हैं वो आपको याद रखने चाहिए। तो 0 से 25 तक की IQ वैल्यू को क्या कहा जाता है? और IQ जिनका 0 से 25 के बीच हो उन्हें कहा जाता है जड़ बालक। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शंस हैं अरस्तु, विलियम जेम्स, विलियम वुंड और डी ऑप्शन है रुडोल्फ गोइकल। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ही सही होगा। रुडोल्फ गोइकल के द्वारा ही साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, सिगमंड फ्राइड ने संरचनात्मक मॉडल के अंतर्गत विभाजित किया है। 4 ऑप्शंस क्या क्या हैं? मन के प्रकार को, चिंता के प्रकार को, बुद्धि के प्रकार को और डी ऑप्शन है व्यक्तित्व के प्रकार को। तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं सिगमंड फ्राइड की। इन्होंने पर्सनैलिटी से रिलेटेड थ्योरी दी है और उसमें उन्होंने 4 मॉडल बताए हैं जिनमें उन्होंने मन के प्रकार, चिंता के प्रकार और व्यक्तित्व के प्रकारों की बात की है। कौन कौन से ये मॉडल हैं, चलिए इन्हें देख लेते हैं पहले, फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर भी डिस्कस करेंगे। सिगमंड फ्राइड के द्वारा जो दिए गए मॉडल हैं उनमें से फर्स्ट है स्थलाकृति संरचनात्मक, जिसमें कि उन्होंने मन के प्रकारों को डिफाइंड किया है। और सेकंड है गद्यात्मक संरचनात्मक। यहाँ पे 2 मॉडल हैं जहाँ पे संरचनात्मक वर्ड जो है वो यूज़ होता है। अगर आपको क्वेश्चन में अकेले संरचनात्मक वर्ड ही दिखाई दे रहा है, इसका मीन है कि उस क्वेश्चन में जो है गद्यात्मक मॉडल की बात कर रहे हैं। गद्यात्मक मॉडल में उन्होंने व्यक्तित्व के प्रकारों की बात की है। तीसरा मॉडल जो है उनका दुश्चिंतात्मक मॉडल, जिसमें उन्होंने चिंता के प्रकारों को बताया है। और फोर्थ जो मॉडल है उनका मनोलैंगिक मॉडल है, जिसमें कि उन्होंने लैंगिक क्रिया के जो प्रभाव हैं उनको समझाया है, अलग अलग स्टेजेस उनकी दी हैं। अगर आप सिगमंड फ्राइड की डिटेल वीडियो देखना चाहते हो थ्योरी की, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे अलग से आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी और वहाँ पे जाके देख सकते हो। डिटेल वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि संरचनात्मक बेसिस पे उन्होंने क्या चीज़ें जो हैं वो डिवाइड की हैं। यहाँ पे अकेले संरचनात्मक मॉडल की बात हो रही है, तो गद्यात्मक मॉडल में उन्होंने क्या
बताया है ये आपको बताना है। तो गद्यात्मक मॉडल जो है वो रिलेटेड है व्यक्तित्व के प्रकारों से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, व्यक्तित्व के प्रकारों को उस मॉडल में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, बुद्धि के समूह कारक तत्व सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में ग्रुप फैक्टर थ्योरी कहा जाता है, ये किसके द्वारा दिए गए थे? ऑप्शंस हैं थॉर्नडाइक, थ्रस्टन, स्पीयरमैन या फिर थॉमसन है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, थ्रस्टन के द्वारा जो है ग्रुप फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस की दी गई थी। थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी? मल्टी फैक्टर थ्योरी, बहुउद्देशीय सिद्धांत। और स्पीयरमैन ने दी थी टू फैक्टर थ्योरी, जी एंड एस जो फैक्टर हैं वो इन्होंने डिफाइन किए थे स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, मनोविज्ञान वर्तमान में अध्ययन करता है। मनोविज्ञान जो है वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन करता है। ये क्वेश्चन सभी को पता है, सिंपली ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ऑप्शन देखिए, व्यक्त तथा अव्यक्त व्यवहार, बाह्य व्यवहार, बाह्य एवं आंतरिक व्यवहार, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे अलग अलग बिहेवियर के टाइप ऑप्शन में दिए हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, सभी टाइप के व्यवहारों का अध्ययन जो है मनोविज्ञान वर्तमान समय में करता है। व्यक्त व्यवहार को ही बाह्य व्यवहार कहा जाता है, अव्यक्त व्यवहार को ही आंतरिक व्यवहार कहा जाता है। तो इन सभी का अध्ययन जो है वो वर्तमान समय में मनोविज्ञान करता है। उपयुक्त सभी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।